बेटा बातें मत करो, आप लोग रिवीजन कर लो, ठीक है। और सही बच्चे क्वेश्चन लगा रहे हो, सही बच्चे क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है। चलो बोलो मत। और हम लोग आज कौन सा पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर रिवीजन करेंगे सेल, है ना। पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों ने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और तुम्हारा कौन सा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब के क्वेश्चन लगा लिए? लगा रहे हो या ऐसा खाली कर रहे हो? लगा रहे कतई सही बोलना, क्योंकि बच्चों ने अभी तक कोई चैप्टर क्वेश्चन नहीं लगाए घर पे जाके लगाए। चलो ठीक है बेटा, आज हम लोग जो नेक्स्ट यूनिट है वो कौन सा है? सेल। सेल हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया और सेल साइकिल, सेल डिवीजन। जहां तक हो पाएगा वहां तक हम लोग कर रहे हैं। बकायदा आप लोग जल्दी से सेल वाला चैप्टर निकालो और एक बार देख लो फिर जल्दी कि क्या क्या आपको डाउट पूछने हैं, ठीक है। कहाँ पे वैसे मैं लगभग आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देखो, और बेटा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। सेकंड, आप लोग क्वेश्चन लगाते रहो, और क्वेश्चन लगाते रहोगे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी कमियां वह डॉक्यूमेंट तो बेटा हम लोग बोलो तो हम लोग पढ़े थे। अभी तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है चैप्टर में? एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर आपसे चल रहा है सब। और बार बार पढ़ते रहो, रिपीट करते रहो, ऐसा नहीं एक बार में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बकाया हम लोग आज कौन सा पढ़ेंगे? सेल। तो सब बच्चे जल्दी से निकालो सेल चैप्टर। चलो सेल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बताओ सेल के बारे में सभी बच्चे जानते हैं सब कुछ? सब कुछ तो नहीं, मतलब कुछ ना कुछ जानते हो हैं? सेल क्या होता है? हमारी बॉडी, आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किससे बने हुए हैं? सेल से। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सेल किसी भी बॉडी का या लिविंग का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे अगर ये बिल्डिंग है हमारी, किससे बनी हुई? ईंट से। ईंट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इसका। ऐसे हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। जिसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, डेड सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक। किसने की थी? और लिविंग सेल की? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। इसके बाद आपको पता है और भी साइंटिस्ट आए थे, जैसे स्वान आए थे, परकिंजी आए थे, इसके बाद स्लाइडेन आए थे। आपको पता है ये बात? तो हम एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। मैं लाइन तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ पूरी तरीके से अच्छे से। जो कह रहा है बाटा सेल, आपको पता है सेल की अगर हम बात करें तो सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और बेटा ये हम सेल का जो सेल होता है, जिससे जितने भी लिविंग बॉडी बनी हुई है सब किससे बनी हुई है? सेल से। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ वायरस, उसको हम लोग ये सेलुलर क्यों बोलते हैं? ये बता सकते, ये सेलुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सेल नहीं है। उसके सेल में क्या नहीं होता है? मेटाबॉलिज्म नहीं होता है उसके सेल में, इसीलिए हमको उसको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। अगर मैं और अगले जाऊँ तो बैक्टीरिया से लेके कॉम्प्लेक्स जितने भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट, सब किससे बने हुए हैं? सेल से। देखो यहाँ पे बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहता है, मैं सारा दूर कर दूंगा आपका। बेसिकली अगर हम बात करें, पहले हम सेल थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे अंडरलाइन करो बेटा, लीवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था, और किस सेल को देखा था? लिविंग सेल। किसको देखा था? इसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन आए, जिसने बोला कि सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। आप लोग पता है बेटा न्यूक्लियस का काम क्या होता है? आप बताओ, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। हम बोल सकते हैं पूरी सेल का कंट्रोल जो करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है आप लोगों को?
इसके बाद देखो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, सेल थ्योरी, दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लाइडेन और एक थे स्वान। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या साइंटिस्ट क्या करते थे, कौन थे ये। तो यहाँ पे लिखा है देखो, सैचेटन थे जो, वो बेटा बॉटनिस्ट थे, और जो तुम्हारा ये कौन थे, स्वान थे, वो कौन थे, जूलॉजिस्ट थे। सही है। इन्होंने देखा ये जो तुम्हारे ये थे स्वान, इन्होंने कहा कि एनिमल सेल होती है उसकी आउटर कवरिंग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उन्होंने कहा था कि प्लांट का जो यूनिक फीचर होता है वो क्या होता है, सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल। आपको बताया अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्क्राइब करें तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि सर सेल, प्लांट सेल होती है उसके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, और एनिमल के पास क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। मैं प्लांट सेल को, एनिमल सेल को इसी बात पे डिवाइड करता हूँ कि जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट सेल, जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमल सेल। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर बैक्टीरिया की बात करें तो उसके पास एक और कवरिंग होती है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोग पता है, लेकिन इन्होंने सेल थ्योरी टाइप से दी थी, लेकिन ये साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए थे कि नई सेल की डिस्कवरी, मतलब नई सेल का सिंथेसिस कैसे होता है। इन्होंने बताया था कि सेल होता है प्लांट सेल, उसके आउटर कवरिंग सेल वॉल होता है, एनिमल सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सभी लिविंग एनिमल या प्लांट होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से या सेल के प्रोडक्ट से। लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो नई सेल बनती है वो कैसे बनती है। सही है। तो ये भी बताना होता है सेल थ्योरी में कि न्यू सेल कैसे बनती है। अब साइंस ये सबसे इनके ऊपर सबसे बड़ा टास्क यही था कि कैसे बताएं कि नई सेल कैसे बनती है। अब नई सेल ऐसे तो है नहीं हम कहीं बैठ के बना दें कि नई सेल बन गई, ऐसा अगर हम बना लेते तो फिर हम नया एनिमल बना देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, कौन बेटा, रडोल्फ विर्चो। कौन आए थे, इन्होंने बस इतना बताया था कि जो नई सेल बनती है वो किससे बनती है, अपनी पुरानी सेल से। किससे बनती है, यानी कि सबसे सिंपल सा इन्हें बोला था, इन्हें दो बातें बताई थी। एक तो बताया था कि जो सभी एनिमल्स या प्लांट्स जितने भी लिविंग होते हैं धरती पे वो सब किससे बने हैं, सेल से या सेल के प्रोडक्ट से। और दूसरा इन्होंने बताया था कि हमेशा जो नई सेल बनती है वो कैसे बनती है, हमेशा पुरानी सेल से। हम लोग नई सेल अपने आप से नहीं बना सकते, हमेशा न्यू सेल कैसे बनेगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने ये बोला था। और एक इन्होंने बाकी क्लियर से बोलते हैं ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में समझते हैं। बेटा अगर मैं साइज की बात करूं, अगर मैं ये कहूं कि सेल का साइज किस बात पे डिपेंड करता है तो आप क्या बोलोगे कि सेल का साइज कैसा होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है, उसका फंक्शन क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है क्या, सेल का साइज। मैं ऐसे बोल सकता हूं, आपने देखा होगा सेल का साइज अलग अलग होता है। अच्छा आप लोग ये समझ पाते हैं, देखो एक तो हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एक हम बोलते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। एक मैं और टर्मिनोलॉजी साथ में बोलूंगा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मैं पहले तीनों को डिफाइन कर दूं एक बार, ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान सुनो। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल तो होती है दो टाइप की, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। अब बेटा बच्चे कहेंगे सर प्लांट सेल एनिमल सेल क्या, बेटा हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बेस पे नहीं देखते कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। प्लांट सेल एनिमल सेल तो हम इस बेस पे देखते हैं कि उसके पास सेल वॉल है या फिर नहीं है। मैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल तो इस बात पर देखता हूँ कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट है या नहीं है। मैंने आप लोगों को 4-5 बातें याद रखने की बताई थी, वो आप लोग सुन लो। अगर धरती पे सबसे पहले जैसे लिविंग आए होंगे सबसे पहले कौन आया होगा, प्रोकैरियोटिक सेल। कौन बनी होगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है। उसके पास ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना क्लोरोप्लास्ट होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कोई भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ तक कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। हम ऐसे बोल देते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक सेल में जहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है वहाँ पर उस जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? अब आप लोग डिफरेंस सुनो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। मैं एक ही बात में क्लियर कर दूं आपको। सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल, तो आप लोग यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जिसके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी। पहली बात। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हुआ,
चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको वैसे बताऊं तो आप लोग ऐसा करो, अगर जिस बच्चे को थोड़ा बहुत लिखना विखना है तो यहाँ से देख लो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, और बात करेंगे बेटा यूकैरियोटिक सेल की। देखो मैं आपको एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको पढ़ने की नहीं पड़ेगी। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, और यहां पे बेटा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये सेल जो होती है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की होती है, और ये कैसे होती है, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, क्या होता है, और पैरेंट का मतलब होता है न्यूक्लियस। समझ गए, इनके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। अब सुन लो बेटा, बातें मत करो आप लोग। दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं। अब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन से होते हैं बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे के सारे एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं बेटा। दूसरा सुनो, एक राइबोसोम अकेला ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो मैं ऐसे बोलूंगा राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है राइबोसोम, और राइबोसोम और यहाँ पे भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दूसरा अगर हम बात करें इसके बाद, देखो यहाँ तो सब कुछ प्रेजेंट है ही, अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा तो बच्चा बताएगा मुझे, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, तो क्या बताओगे? अगर तुमसे कोई ये पूछे कि एक कैरेक्टर एक बताओ कोई जो जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर, किसी को पता है खाली बता दो मुझे। मीसोसोम, जैसे हम मीसोसोम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे बेटा मीसोसोम प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन बताया आपको, फंक्शन बताओ, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ये, अच्छा एक बात बताओ, क्या बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए, क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं? करते हैं ना, तो उनके पास क्या होता है, क्रोमैटोफोर, क्योंकि यहाँ क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एब्सेंट। ये कुछ फीचर हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल के और यूकैरियोटिक सेल के, जो लगभग आपको पता होने चाहिए। अगर ये पता है तो हटाएं इसे। चलो देखो जल्दी लिख लो, कैसे लिखना है। पानी किसके पास है? और बेटा आप लोग मेहनत कर रहे थे बच्चे, एक मंथ है मेहनत कर लो। अब 20 दिन बचे हैं क्या? सही कह रहा है, 20 दिन बचे हैं। चलो और 20 दिन बचे हैं, और आप लोग थोड़ा टेंशन ले लो है। 20 दिन तक आपको बेटा ये ऐसे रहना है, अपने आप को बहुत सिक्योर करके। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आप लोग अपना फोन रख लो, आ रहे हैं कॉपी किताबें उठा लो और तैयारी कर लो, ठीक है। ओनली 20 दिन बस। इसके बाद आप लोग 10 दिन के लिए घूमने निकल जाना कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, पेपर सही हो जाए तो, और ना हो सही तो घर वालों के साथ काम करना, जिससे वो रिजल्ट देखें तो नाराज ना हो, ठीक है।
ओके। अब बेटा हम लोग एक चीज और समझते हैं, यहाँ देखो। अब देखो बहुत बच्चों के मन में आता है सर प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं, देखो अभी आपको बता दे रहा हूँ मैं। एक बात मेरी सुनो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, वो बोलो मत, वो प्रोकैरियोटिक हो सकती है और वो यूकैरियोटिक हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए बैक्टीरिया की सेल है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसके पास सेल वॉल होती है, तो उसको मैं प्लांट का फीचर बोल सकता हूँ। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल है, इस बात पे हम नहीं, जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा था एक बार, बहुत अच्छा खासा बच्चा था पढ़ने में, बहुत अच्छा बच्चा था, मतलब उसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट होने वाला था, सही है, और वायरल पढ़ना। मैंने एक क्वेश्चन किया खाली, मैंने कहा बेटा ये बताओ प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, जो सोचो इतने करीब है, उन्हें बहुत मतलब मैं ऐसे ही बोलूँगा कि आता नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है उनको गलत एक बात बिठा दी उस टीचर ने। वो मुझसे बोला सर प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल होती है। सुनो, ये बताया गया उन्हें कि प्लांट सेल कैसे होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, और एनिमल सेल यूकैरियोटिक। अब सोचो कितनी बड़ी गलती है ये भाई। प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक कैसे हो सकती है, प्लांट सेल यूकैरियोटिक हो सकती है, प्रोकैरियोटिक हो सकती है। अब जैसे अब ये वाला प्लांट है, बाहर खड़े सब कैसे सेल यूकैरियोटिक सेल, और एनिमल सेल भी प्रोकैरियोटिक हो सकती है। और लेकिन बेसिकली हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं एनिमल सेल प्रोकैरियोटिक हो सकती है, क्योंकि एनिमल जो प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आता है उसके पास सेल वॉल होती है, और प्रोकैरियोटिक में खाली आती है क्या है बैक्टीरिया, और बीजी आता है विटोरियल की, और दोनों के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि एनिमल सेल बेसिकली कैसे होते हैं, सारे यूकैरियोटिक। लेकिन प्लांट सेल भी सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। बस खाली बैक्टीरिया और क्या बीजी बिलो ग्रीन एल्गी, खाली बस ये होते हैं प्रोकैरियोटिक, और बकाया सारे धरती में इतने भी हैं सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक। अब हम समझ गए पूरा। तो यूकैरियोटिक सेल से ही बने प्लांट और एनिमल। अब यूकैरियोटिक सेल के पास अगर सेल वॉल है तो प्लांट, और यूकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल नहीं है तो एनिमल। लेकिन मैं और भी आपको डिफरेंस बता रहा हूं, जैसे सुनो, अगर हम प्लांट सेल की बात करें बेटा, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहला फीचर तो हम यही बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे, सेल वॉल। यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट होती है। दूसरा अगर मैं बोलूंगा तो बोलूंगा प्लास्टिक। क्या बोलूंगा बेटा, हेलो, हाँ ये अभी भेज रहा हूँ इसको, हाँ जी 10 मिनट तक बेटा। तो यहाँ पे देखो ये प्लास्टिक क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, प्लास्टिक जानते क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ऐसा क्या है, प्लास्टिक होगा। दूसरा मैं ये बोलूंगा वैक्यूल। क्या बोलूंगा बेटा, यहाँ पे वैक्यूल क्या होता है, लार्ज होता है। लार्ज का मतलब 90% एरिया होता है, बहुत बड़ा होता है, प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बेसिकली क्या होता है, एब्सेंट। अच्छा एक चीज और होती है, सेंट्रोल जो होता है वो एनिमल सेल के बाद होता है, प्लांट सेल के पास क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सेंट्रोल जो होता है प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, बस ये डिफरेंस होते हैं प्लांट सेल में। और बकाया सारा का सारा स्ट्रक्चर जैसा प्लांट सेल में वैसा ही एनिमल सेल में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, सब कुछ सेम। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना, बस देख लो एक बार, उधर याद रखना। सभी डॉक्यूमेंट दे दो, डॉक्यूमेंट्स में दिए वो तुमने फोटो से निकाली होगी, ठीक है। तो आप लोग प्लांट सेल एनिमल सेल
गए। अब देखो एक बात और समझो बेटा, ये दिख रहा है क्या? आगे सुनो, अब हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये हम किस बेस पे बोलते हैं? देखो यूनिसेलुलर की अगर मैं बात करूंगा तो हमको पता है यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल। क्या होता है? सिंगल सेल। जब सारे के सारे काम एक सिंगल सेल करती है तो हम ऐसे एनिमल को बोलते हैं यूनिसेलुलर, और मल्टीसेलुलर कौन होते हैं? इनके पास बहुत सारी सेल होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यूनिसेलुलर कौन होते हैं? ओनली प्रोकैरियोट्स। मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स नहीं होते। दूसरा एक बात और ध्यान रखना, हाँ यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जैसे प्रोटिस्टा। सारी यूकैरियोट्स है कैसे? यूनिसेलुलर। समझ गए बात? तो बेटा आप लोग जितना सेल ऑर्गेन से पहले का है वो सारा पढ़ो बैठ के। क्या पढ़ना है आपको? देखो ये आपको ओवरव्यू सेल देखो, इसके बाद आप लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ो, थोड़ा इस बारे में बता दूंगा आपको, और आप लोग यहाँ तक पढ़ लो। हम लोग बात करेंगे अब यहाँ से, ये बारे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? पहले आप लोग पूरा किताब में पढ़ो बैठ के।
लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया? बताओ, सेवन पढ़ लिया या बातें करेंगे अभी? पहले बताओ, यहाँ तक पढ़ लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े, ठीक है। अब बातें कर रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम आप बात करें तो आप लोग पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या थोड़ा बता दूँ आपको। देखो इस सेल की क्या है, शेप है, क्या है? जैसे आपने देखी यहाँ पे रेड ब्लड सेल राउंड एंड बाइकॉन्केव है। इसके बाद आपने देखी वाइट ब्लड सेल कैसी है, अम्यूबॉइड है। इसके बाद यहाँ पे देखो लॉन्ग एंड नैरो है, ये देखो ब्रांच है। तो अलग अलग सेल जो अकॉर्डिंग टू साइज, उनका अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्या है, उसका साइज अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जैसे आपने, अगर मैं पूछूं बताओ लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है हमारी बॉडी की? नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल एग वन ऑस्ट्रिच, ये तो है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है हमारी बॉडी की? वो बताओ, माइक्रोप्लाज्मा, सही है, ठीक है। इसके बाद अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो बेटा इसमें आपको पता है सारा कुछ, सही है। अच्छा ये बताओ प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो आपको पता होगा कि वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल के साइज अकॉर्डिंग टू शेप, उनके कितने टाइप के होते हैं बताओ? 4 टाइप के। जैसे आपको पता है रॉड शेप है तो क्या बोलेंगे उसको? बेसिलस। अगर कॉन्वेक्स है तो फोकस, स्फेरिकल है मतलब। और अगर हम बात करें एक कॉमन शेप है तो, और अगर सर्पिलाकार है तो सही है, बताया आपको। इसके बाद बेटा अगर हम ये वैसे बात करें तो आपको बताया कवरिंग की बात करें, सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है? ग्लाइकोकाइलिक्स। इसके बाद सेल वॉल और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा एक बार एक ऐसे क्वेश्चन आप पूछा गया था कि बताओ जो बैक्टीरिया होते हैं उनको एक्सट्रीम कंडीशन में रखने के लिए उनके पास ऐसा क्या होता है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं? सेल वॉल स्ट्रक्चर, सही है, क्योंकि उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर जो बना होता है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है जो काफी हार्ड होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ उनको एक्सट्रीम कंडीशन में रखने के लिए बैक्टीरिया के पास क्या होता है? सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, और जिससे वो एक्सट्रीम कंडीशन सर्वाइव कर पाते हैं। आगे बेटा आपको पता है, अच्छा इसके बारे में पता है आपको? फिलाइला सीलिया के बारे में पता है? नहीं पता है? अरे सीलिया फिलाइला के बारे में नहीं पता है? पता है सीलिया स्मॉलेस्ट होते हैं, फ्लैजेला बड़े होते हैं। सीलिया नंबर में बहुत होते हैं, फ्लैजेला कैसे होते हैं? कम होते हैं। दोनों का काम लगभग एक ही होता है। तो ये मैं हटाऊं सब, चलो। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो कलर देते हैं वो ग्राम पॉजिटिव नहीं देते हैं, वो ग्राम नेगेटिव, ठीक है, डाई करके स्टेनिंग प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे आप लोग आओ, ये देखो ये बेटा कौन सेल है बताओ? प्लांट सेल। कौन सेल है? और ये वाली सेल कौन सी है? आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे सारे सेम होंगे। एक तो ये आपको बैंक्यूल होगा जो यहाँ मिलेगा, यहाँ एब्सेंट होगा। दूसरा यहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा जो यहाँ होगा और यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंट होगा। और तीसरा सेल वॉल यहाँ होगी, यहाँ पे एब्सेंट होगी। क्लियर है इतना? ठीक है। अब हम एक करके बात आते हैं, सबसे पहले आते हैं सेल मेम्ब्रेन। किस पे आते हैं बेटा? देखो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप 3-4 बात याद रखना, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बगैर आप पढ़ते रहना। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो पहली बात कि जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल जो बताया था वो कौन साइंटिस्ट थे? सिंगर एंड निकोलसन। उन्होंने इसे बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनकी सेमी फ्लूइड नेचर की होती है। कैसी होती है? सेमी फ्लूइड नेचर होता है इसका। दूसरा बेटा जो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, आपको बताइए लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। किस तरह होती है? लिपिड बाइलेयर से, मतलब 2 लेयर में लिपिड क्या होता है? अरेंज होता है। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, एक तरफ होता है हाइड्रोफिलिक हेड और टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। जो आउटर साइड में होता है वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है और इनर साइड में क्या होती है? हाइड्रोफोबिक टेल। सब बच्चों को इतना बात पता है? देखो यहाँ पे ये क्या है बेटा? यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो, ये जो होता है ये इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। सही है, जो कहाँ होता है? आउटर साइड में। कहाँ होता है बेटा? आउटर साइड। और जो टेल होती है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल। और जो कहाँ होती है? इनर साइड में। ये हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है एक्वस इन्वायरमेंट से। आप लोग मुझे ये बताओ, अगर हाइड्रोफोबिक है कोई चीज तो क्या वो वाटर इनटॉलरेंट नहीं होगी? होगी। हाँ, और अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो वाटर सॉल्वेंट होगा।
इसके बाद बीच में कुछ प्रोटीन होती है, इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, क्या बोलते हैं, और साइड में भी होती है, और इसके बाद कुछ क्या होता है, शुगर भी लगे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो आपको इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, अगले इसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा ये बताओ मुझे, सबसे पहले ये बताओ, जो मेम्ब्रेन होती है उसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, क्या होता है? मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि चीजों को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप से होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। सब बच्चों को, अच्छा अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, चलो तुम बताओ, ये बताओ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे पहचानेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? कुछ बताओ, एक बात बताओ, नहीं पता? हाँ एक तुम तीनों बीच में एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कैसे पहचानेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, नहीं पता है? तुम लोग बताओ। चलो एक बता दी, एक बता दो। अच्छा तो कौन सा होता है, एक्टिव, और पैसिव लो टू हाई। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो, पहली बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और पैसिव वो होता है जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक्टिव वो होता है जहाँ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और जो पैसिव होता है उसमें लो टू हाई। अच्छा एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा आप एग्जाम्पल बताना मेरे पर, एक्टिव के, एक्टिव कहाँ देखने को मिलता है, सोडियम पोटेशियम पंप। और अगर पैसिव की बात करूँ तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। क्लियर है इतना? चलो अब यहाँ पे बढ़ते हैं, सेल वॉल पे जाओ बेटा, ये बताओ सेल वॉल, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो, ओ सॉरी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अब इसका वाटर का। ठीक है चलो सेल वॉल पे आ जाओ बेटा, पहले बताओ सेल वॉल का काम क्या होता है। भाई कोई अगर बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर है और नॉन लिविंग है तो उसका काम, पहला काम होगा प्रोडक्शन देना, क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट करना, यही तो काम होता है, और नेबरिंग सेल से सेल को जोड़ के रखना, ये सब काम किसके होते हैं, सेल वॉल के। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं बेटा तो आपको बताए बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। फंगस की बताओ, फंगस काइटिन, काइटिन की। और प्लांट की होती है, किसकी होती है, सेलुलोज या फिर हेमीसेलुलोज। सेल वॉल वाला पढ़ लो आप लोग बेटा। इसके बाद सेल वॉल के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, सही है, बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं, मिडिल लैम्डा, क्या बोलते हैं, मिडिल लैम्डा। तो देख लो एक बार जल्दी पढ़ो, पीछे से देखो, मानिए बेटा सेल वॉल तक पढ़ लो है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है जल्दी से पढ़ो, अभी आप लोग सेल्फ स्टडी बहुत करो बेटा, आपका नीट पेपर आने वाला है और आप लोग 20 दिन बचने खाली दोस्तों से बातें करना, फोन चलाना, मूवी देखना, ये सब बंद कर दो 20 दिन तक, 20 दिन के लिए खाली। ठीक है और पूरा फोकस कर लो पढ़ाई पे, सही है। 20 दिन के बाद सब कुछ कर लेना जो आपको बातें करनी कुछ भी करना है, लेकिन अभी आप लोग 20 दिन फोकस कर लो पढ़ाई पे। पूरी साल आपने आराम से पढ़ाई की है, 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊंगा यही 20 दिन डिसाइड करेंगे कि आपने पूरी साल कैसे पढ़ाई की है। ठीक है तो आप लोग 20 दिन ऐसे मानो गोल्डन पीरियड है और इसको आप लोग कहते हैं एकदम एंजॉय करो पढ़ाई के साथ। ठीक है
और फालतू बातों बात करनी। और आप लोगों ने 20 दिन पढ़ाई कर ली तो इसका मतलब ये है कि आपके नीट में अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। और बेटा एक बात और बताऊँ, आप लोग पढ़ाई के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज, मैं पहले ये बात बोलता हूँ, मत किया करो। अरे गधो 20 दिन नहीं सकते, पूरे साल आपने पढ़ाई की इतने अच्छे से, अब आप 20 दिन के लिए बिल्कुल कहते एकदम साइलेंट हो जाओ। हो सके तो घर पे जाके मौन व्रत निकाल किया करो। ये काम पता है, मौन व्रत आता है, मौन व्रत मेरे एक सर रखते थे, मौन व्रत, उसमें किसी से बोलना नहीं होता है, मतलब तुम बोल नहीं सकते किसी से, वो होता है मौन व्रत। अब लेकिन आप लोगों काम नहीं चलेगा, घर वाले कहेंगे पागल हो गया है और कुछ नहीं है, और किसी ना किसी घर वाले तो वहाँ चले जाएंगे पावर के पास, किसी के पास ये कहेंगे देखो बाबा जी से क्या हो गया है। लेकिन बेटा आप लोगों का कुछ करना है तो उसको करना पड़ेगा। अच्छा आप लोग जाया करो, कमरा बंद किया, कमरा बंद किया हो, खुला करो, देखना है नहीं अंदर से बंद करके सो गए, यहाँ देखो कमरा बंद किया और इसके बाद आप लोग पढ़ाई करो बस, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अभी 20 दिन के लिए क्योंकि मैं बताऊं और सब काम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पास, भाई मोबाइल चलाने के लिए पूरी लाइफ है, सही है। आप लोगों को आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन अभी आपके पास 20 दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ लिया था बेटा सबने? चलो अब हम लोग आते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बेटा मैंने बताया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का काम क्या मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनेल्स जो कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करते हैं, जैसे एक ऑर्गन करेगा दूसरा करेगा, दूसरा करेगा तो तीसरा करेगा। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं वो आपको पता है? कौन कौन से बताओ? लाइसोसोम, लाइसोसोम, इसके बाद गोल्गी बॉडी, वैक्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी ना, बताई थी नहीं बताई थी शायद बताई नहीं। अब मेरी ट्रिक ऐसी होती है, कभी बता देता हूँ आप लोगों को, मैंने बताई थी। आपको ऐसे ध्यान रखना, एलो लव, इससे ध्यान रहेगा हम लोग अच्छा भी रहेगा। ऐसे क्या होता है बेटा? लाइसोसोम, लेकिन उसका ध्यान आ रहा है पेपर में नहीं। ओ से क्या हुआ? गोल्गी बॉडी। अब ओ से गोल्गी बॉडी कैसे? जी के बाद वही आ रहा है, डी के बाद वैक्यूल, ए और ई से ईआर। ये चारों ऑर्गेन्स होते हैं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करते हैं। अब एक कर दो, ओ से और कोई ऑर्गेन्स तो भी नहीं है जो आप उसके बारे में सोचोगे। ओ से अगर होता तो ऑर्गेन्स तो नहीं रखता। अब जी के बाद वही आ रहा है गोल्गी बॉडी, ध्यान रहेगा ऐसे। गोल्गी बॉडी गोल मतलब होती नहीं, गोल गोल्गी बॉडी। अच्छा ध्यान आ जाए आपको पेपर में, आपको क्या मतलब क्या लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ तो सही है। तो आप लोग एकदम भूल जाते हैं क्या था तो चक्कर में जाते तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले देखो, अगर ना बताओ तो लिख लो आप लोग। बेटा आप लोग ट्रिक बना दिया करो, ट्रिक बनाने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ट्रिक हमेशा आपकी अपनी होनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है मेरे पापा से लेकर मम्मी तक सब ट्रिक नहीं है, तो इसलिए मैं बताता नहीं है ट्रिक। जीवन लगा एकदम कोई क्वेश्चन करना होता है तो कैसे करा जाए। अब मैं ये तो ना कहूँगा कि पापा के नाम की ट्रिक बनी है दोस्तों की है, सबकी है, बताओ बना दी है अच्छा। तो बेटा ये क्लियर है आप लोगों को? चलो हम सबसे पहले आते हैं ईआर में। किसका आते हैं बेटा? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको। दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपको होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, और इस पे क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। और स्मूथ वाले पे राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अच्छा ये बताओ, रफ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो हेल्प किसमें करेगा? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और जो स्मूथ वाला होता है वो किसमें हेल्प करता है? लिपिड सिंथेसिस। स्टीरॉयड हार्मोन बनाता है और लिपिड सिंथेसिस क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर है आपको इतना? बस यहाँ से यही पूछा जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप लोग पढ़ लो बेटा, आप लोग खुद से जरूर पढ़ो।
और जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट मत करो अपना। पढ़ लिया हम लोगों ने इतना। अब हम अगली बात करते हैं बेटा किसकी, गोल्जी एपिटस। इसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। यहाँ पे पता है क्या होती है, सिस्टर नहीं होती है जिनका नंबर कितना हो सकता है 3 से 13 तक, सही है। गोल्जी बॉडी में दो बात ध्यान रखना बस, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। एक तो आपको ध्यान रखना है कॉन्वेक्स, और वो कौन सा फिर होता है, जो एक होता है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्केव, ठीक है। कॉन्वेक्स वाला होता है सिस, और कॉन्केव वाला क्या होता है, ट्रांस। कॉन्वेक्स, सिस, और ध्यान रखना फॉर्मिंग डिस्क, और उधर कौन सा होगा, मैचुरिंग डिस्क। बस ये 3 बात ध्यान रखना बस, और कुछ भूल जाने की बात नहीं है। यहाँ देखो एक साथ लिख लो हम लोग, या देखो कॉन्वेक्स, सिस, ठीक है, कॉन्केव, ट्रांस, और बेटा कौन सा, चलो देखो पढ़ो बहुत यार ड्रामा है ये, देख लो साथ साथ लिख लो, ठीक है। मैं फोन से जरा बचता हूँ ना, आपको फोन नहीं, फोन से बचता हूँ, बचता मतलब वैसे साथ रहता मतलब किसी का फोन ना आए, बस ऐसे साइलेंट रखा रहे। इसी का तो अभी तो अच्छा वो है
लोगों ने पढ़ लिया बेटा, ये पढ़ लिया? अरे आप लोग पूछते रहो और डाउट हुआ करे, ऐसा नहीं, ठीक है। अगले देखो, हाँ इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है पैकेजिंग। क्या होता है बेटा? पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? चीजों को, जैसे प्रोटीन है उसको ग्लाइकोप्रोटीन कन्वर्ट करना। इसके बाद एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, सही है। और इसका काम क्या होता है? पैकेजिंग का। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैक करके कौन सा प्रोटीन कहाँ पे भेजना है, यानी कि इसे बोल सकते हैं ट्रैफिक मैन ऑफ द पुलिस। क्लियर? क्लियर है? पढ़ो जल्दी। ये वही तो डायरेक्टर फॉरेस्ट को है, डायरेक्टर फॉरेस्ट है। कुछ चीजें से बड़ा नहीं है का। हाँ भाई, आप लोगों ने एक बहुत जल्दी पढ़ लिया। चलो अब आते हैं लाइसोम। लाइसोम के बारे में 2-3 बात ध्यान रखो बस। इसे बोलते हैं सुसाइड बैग। दूसरा, यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ये अपने आप को जहाँ पे सेल के अंदर कुछ डाइस करनी होती है वहाँ डाल दो, सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि ब्रश कर लेते हैं अपने आप को। तीसरा, ये एसिडिक पीएच पे क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। इनके एंजाइम के नाम बात करूँ तो कर लेना, लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था, शायद अभी देखा था ये वाला। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। ये एसिडिक पीएच पे क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। बस इसके बारे में इतना ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? सुसाइड बैग। दूसरा, ये वेसिकल फॉर्म में होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। जहाँ पे कोई चीज डाइस करना होता है सेल के अंदर, वहाँ पे अपने आप क्या कर लेते हैं? ब्रश कर लेते हैं। और एसिडिक पीएच पे क्या होते हैं? एक्टिवेट। सही है? बस हो गया लाइक। इसके बाद तुम्हारा क्या है? वैक्यूल्स। क्या है बेटा? अच्छा ये बताओ, वैक्यूल्स के बारे में मैंने कहा था सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? टोनोप्लाज्म। क्या होता है? ये वैक्यूल का काम क्या होता है बेटा? वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना सेल के अंदर, ठीक है। 90% एरिया में होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ऑलमोस्ट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। दूसरा मैं बात करूंगा कि जो वैक्यूल्स होते हैं वहां पे जो वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसा होता है? ध्यान रखना ये बात, कैसा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा अगर हम बात करें तो आपको पता है वैक्यूल्स और भी टाइप के होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है। ये सब आपको पता होगा, अमीबा वगैरह पैरामीशियम में ये सब होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ये सब हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन एक लिखोगे, देखो यहाँ पे ये कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। किसमें करवाता है? अमीबा में। ये क्वेश्चन नीट में पूछ सकता है, ध्यान रखना। अगले कह रहे हैं मेनी सेल एजेंट प्रोड्यूस्ड हो गया फूड वैक्यूल आर फॉर्म बाय द इंगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल। और ये क्या करते हैं? फूड पार्टिकल को इंगल्फ करने में हेल्प करते हैं। वैक्यूल आप समझते हैं खाली जगह होती है, कुछ नहीं होता वैक्यूल, ठीक है। ये तो आपका पार्ट हो गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। एक बार जल्दी से आप लोग पढ़ते रहो साथ साथ, ठीक है, कुछ और ना है आपका। अब अगले हम बात करेंगे इसका माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बात करेंगे, सब बच्चों को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बताओ किसी ने पता? बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है? पावर ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे शेप होता है? सरफेस शेप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस बात पे डिपेंड करता है कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे? अकॉर्डिंग टू फंक्शन सेल का कितना है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगर हम बात करें, अब एक बार सुनो, आपको जैसे ये कान है, ये इसकी सेल में क्या माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं होता है, तो ऐसे रहना है। इससे क्या काम होता है? हाँ, लड़की को होता है कुछ काम, ये पहनने का, लेकिन वैसे कुछ काम मिल रहा है इसका? वो तो है, लेकिन ये ऐसा ना हिल रहा है, वैसा ऐसे है
तो अब इसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत कम है सेल की, कंपेयर टू हम बात करें यहाँ की सेल की, तो यहाँ पे ज़्यादा होंगे। समझ गए आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, हाँ वैसे तो काम होता है, अगर रहेगा तो ऐसा ही बेटा, ऐसा तो नहीं रहेगा कि डेली लाइफ जैसे आपने देखो गाय भैंस में ऐसा नहीं करता है ना। चलो एक हाँ उनमें ज़्यादा होंगे, 100 सी बात है, ज़्यादा होंगे। अब इसके बाद दूसरी बात सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया में हम माइटोकॉन्ड्रिया को लोग पॉवर साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे होता है क्रेब्स साइकिल। क्या होता है? यानी कि जो भी हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होकर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है मिनरल्स को, और उसके बाद उनका ब्रेकडाउन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसीलिए हम बोल सकते हैं साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे हमें आपको पता होगा एटीपी मिलते हैं, और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ETS होता है मेम्ब्रेन पे, और उसमें क्या होता है? मैट्रिक्स में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है, पढ़ लो जल्दी से। मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ बेटा, इतनी जल्दी आपको पढ़ना चाहिए, अभी आपका पेपर होने वाला है। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है? फिजन, फिजन के द्वारा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को क्वेश्चन आएगा आप लोग बड़े आराम से कर दोगे, आपको छूटेगा तो नहीं बेटा बताइए। चलो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? प्लास्टिड। किसके बारे में पढ़ेंगे? आप सुनो, अगली बात सुनो, अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो आपको बताइए किसके बाद होते हैं? प्लांट सेल के बाद। किसके बाद होते हैं? प्लास्टिड बेसिकली किताब बताती है 3 टाइप की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 2 टाइप के। एक होते हैं कलरलेस प्लास्टिड और एक टाइप के होते हैं कलर्ड प्लास्टिड। कलरलेस में जो आता है तुम्हारा वो कौन सा आता है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा आता है? और जो कलर्ड होते हैं उसमें 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। पता है आपको? प्लास्टिड के अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? किसी भी कलर को प्लांट के लिए देते हैं। जैसे आपको बताएं, आप एक बार सुनो, अगर कलरलेस प्लास्टिड की बात करूंगा तो उसमें आता है तुम्हारा अमाइलोप्लास्ट, और वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक होता है एलियोप्लास्ट, दूसरा होता है एलिरोप्लास्ट, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। एलिरो मैंने कहा था, एलिरो क्या? अरे हाँ सही सही। क्यों एलियोप्लास्ट होता है? अच्छा ल्यूकोप्लास्ट, हाँ सही सही है। अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट। ठीक है ओके, यहाँ पे देखो एलिरो का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था प्रोटीन। एलिरो में रो आ रहा है तो प्रोटीन में भी रो आता है, प्रोटीन। सही है। एलियो में उल्टा OIL आ रहा है, देखो तो OIL का मतलब लिपिड, और जो बचा वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। समझ गए हम लोग? अब इसके बाद अगर हम बात करें कलर्ड की, तो आप जो 2 टाइप के बताए, क्लोरो और क्रोमो। क्रोमो वो प्लास्टिड होते हैं, उनके अंदर जो वो पिगमेंट होते हैं जो ग्रीन के अलावा कलर देते हैं, और क्लोरोप्लास्ट कौन से होते हैं? ग्रीन। सही है। जैंतोमेल हो गया, फाइकोराइसिन हो गया, सब कौन से हैं? क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरो की बात करें तो कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट होता है इसके अंदर। कौन सा होता है? क्लोरोफिल। कौन सा होता है? क्लोरोफिल। अब बेटा हम लोग ये बताओ, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको पूछना है क्या? थाइलेकोइड होते हैं, सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर, उसके बाद उनके ढेर क्या होते हैं? ग्रेनम होते हैं। सही है। वहां पे आपको होता है लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा होता है, उसमें क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऐसे 2 ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर खुद का राइबोसोम होता है और खुद का ही DNA होता है। क्लियर? पढ़ लो। अच्छा बताओ, एक क्लोरोप्लास्ट किसके पास होता है? क्या क्लामाइडोमोनास, हाँ ग्रीन एयर का होता है, उसके पास क्या होता है? एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल होता है। ठीक है, पढ़ो दीदी। काफी बड़ा है, लेकिन लगता होगा मतलब लगता होगा सामने, लेकिन है बड़ा।
और आप लोग घर से ही पढ़ के आया करो बेटा सब लोग, सही बच्चे। अभी आपका रीडिंग टाइम चल रहा है ना, मैं लाइट में नहीं पढ़ा सकता ना। मैंने पढ़ने को बोला, बातें करने नहीं बोला है। और सुनता पढ़ लो बेटा तुम मेहनत से। जल्दी जाओ अपना पढ़ो। मैं सोच रहा हूँ आपके पास इतना टाइम नहीं है अभी कि आप लोग बहुत डिटेल में स्मार्ट वर्क करो, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, हर मिनट में आप लोग पढ़ा करो। अभी बिल्कुल मैं क्या ही बताऊँ आपके लिए मॉडर्न टाइम में, मुझे बताना पड़ रहा है, बताऊँ बार बार। पढ़ लिया, चलो आ जाओगे। राइबोसोम। अब राइबोसोम के बारे में बोले, देखो 3-4 बातें बस। पहली बात, डिस्कवरी किसने की? रॉबिन्सन, है ना, जॉर्ज पैरेंट भी है, हाँ सही है, रॉबिन्सन ने राइबोसोम का ही नाम दिया था। इसके बाद अगर राइबोसोम की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ये कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, सेल के अंदर अकेले ऐसे होते हैं। दूसरी बात आपको बताया 70S राइबोसोम होता है, कौन सा होता है 80S। 70S को बोलते हैं बेसिकली प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और 80S को यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये दो सब यूनिट से बना होता है, एक लार्ज और एक स्मॉल। इसके बाद बेटा 70 हम ऐसे हो सकता हूँ, राइबोसोम जो होता है वो अकेला ऑर्गेनेल्स होता है, किसी ऑर्गेनेल्स के अंदर भी होता है और ऑन उस पर भी होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है, सरफेस होता है, समझ गए आप लोग। और साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक साइड दोनों में होता है। ये ऐसे बोल सकते हैं, एक बार होता था ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेल्स, मतलब ऑर्गेनेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स, कौन सा होता है? राइबोसोम, सही है। और यहाँ पे जो इसको नापने की यूनिट कौन सी होती है बेटा? स्वेटवर्थ यूनिट, समझ गए? एस का मतलब क्लियर हुआ? बस इतनी बातें हैं यहाँ पर। क्या साइटोस्केलेटन, ये भी पढ़ने के बाद चलो जल्दी पढ़ो, राइबोसोम का पढ़ लिया बेटा। इधर देखो, साइटोस्केलेटन का मतलब होता है सेल का स्केलेटन। अब आप लोग बताओ, हमारी जो सेल होती है उसके अंदर भी एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक, और जिससे हमारे ऑर्गेन्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, यानी कि अरेंजमेंट होता है उसका। तो यहाँ पे किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं या फिर माइक्रोफिलामेंट होते हैं। हम यहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला का ट्रीटमेंट पूछता है और पूछता है सेंट्रियोल का, सही है। सीलिया और फ्लैजेला मैंने बताया था कि यहाँ पे ध्यान रखना 9+2, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, और 2 कहाँ होते हैं? बीच में। पेरिफेरल वाले कैसे होते हैं? डबलेट, और बीच वाले कैसे होते हैं? सिंगलेट। अब ये बताओ मुझे, जो पेरिफेरल वाले होते हैं और वो सेंट्रल से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? रेडियल स्कोप। पेरिफेरल वाले आपस में जुड़े होते हैं किससे? लिंकर से। ये सब बातें आपको पता है। तो बस इसके बाद एक बार क्वेश्चन आया था 18+2, वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पेरिफेरल वाले कैसे होते हैं? डबलेट में, समझ गए? अगर सेंट्रल की बात करें तो यहाँ पे इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? 9+0। लेकिन यहाँ पे पेरिफेरल वाले कैसे होते हैं? ट्रिपलेट। ये देखो ना, यहाँ ट्रिपलेट होते हैं और सेंट्रल वाले एब्सेंट होते हैं, उसे बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं बेटा? और ऐसा लगता है एज अ कार्ट व्हील,
जैसे आपने देखा घोड़ा गाड़ी, उसके पहिए की तरह लगता है, ठीक है। और ये किसका है? सेंट्रियोल, वो उसका सेंट्रियोल था। पढ़ो सेंट्रियोल। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो लगभग आपको पता होनी चाहिए, बकाया लिखा तो बहुत कुछ है। नहीं आई हमको नींद आती है क्यों? ये टाइम ऐसा चल रहा है ना, नींद आएगी हम लोगों को है। और आप लोग तो वैसे भी सो लेते हो 12 घंटे, हमको तो नहीं आनी चाहिए। कितने घंटे सो रहा है कोई? कितने घंटे सो रहे हो? करना होता है बताओ, कितने घंटे सो रही हो? 6 घंटे। कितने बजे सोती हो? 2 बजे और 1-2 बजे। सही है, ये टाइम सही भी है वैसे मुझे लगता है 1 बजे का। ज़्यादा लेट मत जगा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर सुबह को समझ नहीं आ रहा है पढ़ा क्या था साहब। ऐसा नहीं करना। एक बात और ध्यान रखो, जैसे आप कोई बच्चे होते हैं अलार्म लगा के 2 बजे तक पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं, वो सोचते हैं पढ़ेंगे पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग कॉपी खोले बैठे हो, सुनो, और आप लोग पहली पेज पे हो ऐसा के। अब आपको ये नहीं पता पड़ रहा है, पढ़ गया हूँ, नींद भी आ रही है, खोले बैठे हो। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आप लोग तभी पढ़ा करो जब आपका फुल माइंड बिल्कुल एक्टिव रहा करे, और जिस टाइम ऐसा लगेगा तुरंत सो जाएगा। लेकिन 1 घंटे का अलार्म लगा के फिर से उठ के फिर से पढ़ने है ना। तो कुर्सी भी सोया करो ना, 4-5 थोड़ा लगे सुनो होते भाई। अगर जैसे मैं अपनी बताऊं, मुझे लाइब्रेरी में अगर होऊंगा, अगर मुझे नींद लग रही है तो मैं क्या करता हूँ, अलार्म लगा के 20 मिनट का, और वहीं सो गया 20 मिनट में सो लिया, बस बात खत्म। फिर से उठ जाओ। डिस्टर्ब नहीं होता है, वो लगा होता है काम में। लेकिन आपने का भाई, आप लोगों का उठने का इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर जरा सा बेल भी रिंग, अगर एक मैसेज भी आए तो आप तुरंत उठ जाओ, अरे उठना है। ऐसा नहीं कि आपके अलार्म पे अलार्म बोला पड़ा है, पता नहीं करते आप लोग सोए पड़े हो, ये नहीं करना है, मतलब हाँ। तो इतनी अच्छी नींद आनी चाहिए। लेकिन पढ़ा तभी करो बिल्कुल आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव है। ऐसा नहीं कि आप लोग खाली सौ में बस बैठे बैठे कॉपी लेंगे उसका। हाँ बस, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो अभी, ठीक है। अभी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा।
अभी हमको बेटा बहुत सारे हो गया, 3 तारीख हो गया, 11 हो गया आज, और आपका मुझे लग रहा है कुछ चलेगा 27-28 तक ना, 28 मतलब ये वाला चलेगा ही बड़ा 30 तक, उसमें छुट्टी फिर होंगी 3-4 तो होंगी, 4-5 तो होंगी, टेस्ट से शनिवार को हैं, उसके बाद आना है ना आपको, हम तो खुद कर देंगे, हम 4-5 घर में ही पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। तो अब अभी आपका देखो ये प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट बचा है, सुनो ए प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट बचा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट बचा है, इसके बाद जेनेटिक्स में प्रोग्राम करवा दूं एक बार आपकी, और इसके बाद बायो टेक्नोलॉजी, सही है। तो इतने तो आपके हो ही जाए, और इतने करने के लिए आपको हर दिन एक चैप्टर से ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, एक चैप्टर तो करना ही पड़ेगा, और बेटा वो भी आप साथ में घर पे ही पढ़ते रहो तब, ठीक है। अगर आपने एक भी दिन मिस किया तो फिर आपके चैप्टर हो नहीं पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप कोशिश करो कि हर दिन मेहनत से पढ़ के आओ घर पे, क्वेश्चन लगाते रहो साथ में, और ये दिन आपके वापस नहीं आने वाले, ये भी ध्यान रखो। जब आप पहुंचोगे 25-26 तारीख तक, तब लगेगा यार आप क्या करें, तो आप लोग सीधे सा कमरे में किताब बिछाना सर, हाँ ये सजाना, क्या बताऊँ मेरा, अभी पढ़ते रहो बेटा, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। चलो अगले दिन पढ़े, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं न्यूक्लियस, इसकी बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, अब बोलो मत, न्यूक्लियस को मैं क्या बोलता हूँ, कंट्रोलर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी सेल होता है उसके मिडिल पार्ट में बीच में होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। आपको पता है न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली देखा जाए, अच्छा आप लोग को ये तो सब बच्चों को पता है डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। मैंने कहा था अलग अलग फेज में हम उस डीएनए को ही अलग अलग टाइप से बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा था डीएनए होता है, डीएनए पैक होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, क्या बोलते हैं, जो G1 फेज, S फेज, G2 फेज में होता है। इसके बाद प्रोफेज में सब सेल आती है, तो क्रोमैटिन से क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम, क्या बन जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मेटाफेज स्टेज ऐसा होता है सेल का, इसमें हम लोग क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी कर सकते हैं, ये सब पता है आपको, पता है। अगले अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस के बारे में, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बाद बीच में न्यूक्लियर पोर होते हैं जो हेल्प करते हैं डीएनए से एमआरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म जाता है उसको जाने में। भाई आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में, किसकी हेल्प से, न्यूक्लियर पोर की हेल्प से। अगले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम में आपको पता है एक होता है सेंट्रोमियर, दो होते हैं काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर से दो क्रोमैटिड जुड़े होते हैं, सही है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर हमने 4 पार्ट में डिवाइड भी किया है, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। यहाँ से भी एक क्वेश्चन प्रेजेंट है, मेटासेंट्रिक कौन सा होता है, जिसमें दोनों आर्म बराबर हो और सेंट्रोमियर कहाँ हो, बीच में। इसके बाद सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा स्लाइड कर जाए हल्का सा, एक आर्म थोड़ा बड़ा हो, एक आर्म थोड़ा छोटा हो, मैं बताता हूँ, एल से बोलते हैं उसको। इसके बाद अगर हम बात करें एक्रोसेंट्रिक का मतलब एक आर्म बहुत छोटी और एक आर्म बहुत बड़ी हो, जैसे जे शेप, उसे बोलते हैं एक्रो। टीलो का मतलब एक बिल्कुल खत्म और एक बहुत बड़ी, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा पोर्शन था, सेल वाला और क्रोमोसोम का, सही है। अच्छा यहाँ पे एक तो बच्चे कहते हैं सर ये क्या होता है, सैटेलाइट, तो ये नॉन ट्रांसक्रिप्ट एरिया होता है, और मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ सेकंड, जैसे ये वाला कौन सेक्शन कौन सा है, प्राइमरी, और ये वाला कौन सा है बेटा, सेकेंडरी, सही है। और बकाया तो आपको बताइए। चलो हो गया चैप्टर, ये रिवाइज करने के बाद ये चैप्टर ऐसे पढ़ लेना, कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको बड़े आराम से कर दो।
बेटा आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट देखेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। वो आपको ये भी याद रखो कि सर को रिजल्ट दिखाना है, तो इसलिए आप लोग इतनी मेहनत कर भी दो। नहीं तो फिर मैं रिजल्ट मांग रहा हूँ, तुम कह रहा सर रिजल्ट अभी मिल नहीं रहा है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहले मैसेज में ही आपको रिजल्ट भेजना है, ठीक है। ये देखते इग्नोर करके छोड़ो, रिजल्ट कैसे दिखा रहे हैं। चाहे आपके 20 नंबर में आए लेकिन रिजल्ट तो भेजना, ठीक है। एक बार ये तो नहीं करो, वरना बेटा घर पे आराम करो। वो सब पता लग जाता है। लगभग लोग मुझे लगते हैं बहुत बच्चों के नंबर मेरे पास है, सभी की है मेरा, ऐसा कोई होगा शायद इसका नहीं होगा। चलो बेटा रिवाइज करो, हमको बैठ कर देते हैं। बोलो मत। अच्छा आप लोग पेपर पर टेंशन नहीं होनी है? पेपर टेंशन नहीं होनी आप लोगों को? हैं? टेंशन होनी नहीं हो रही है पेपर की? होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत होनी चाहिए, अगर आप लोग बहुत सीरियस तरह पेपर तो होनी चाहिए। हैं? नहीं टेंशन लग रही है। अभी आपको लगना चाहिए कि हमारा पेपर आने वाला है, ठीक है। आप लोग पता नहीं कौन कौन टेंशन करेगा। ज्यादा टेंशन लेने नहीं, खाने पीने नहीं है, पेपर आने वाला है, ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि 20 दिन बचे, ठीक है। बस इतना और ध्यान रखना है साथ में। चलिए आप किसी बातें करिए पड़ी हुई तो उतरने की घूमने पहाड़ों में तुमने की वही सैली तो गई भी है। मैंने कल उसका पोस्टर देखा था शायद, तुमने देखा होगा। ऐसा लग रहा है तो मैंने देखा, इन लोगों ने देखा है। इनने पहले देखा होगा, मैं कल ही देखा था कल हैं। हाँ कहाँ गई है वो? मुझे फॉर्म नहीं डाला जिनका का, तो वो मतलब कभी डाला ही नहीं वो, तो इतना ठीक कैसे बोल सकता है वो? चलो उससे कह रहा प्रायोरिटी कर लो थोड़ी बहुत, अगर फॉर्म डाला है तो। अबे मेरी बात सुनो पहले ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे देखो। कल आप लोग, अब मैं बता दे रहा हूँ सही बच्चे हैं। ये देखो बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ के आना है। और मैं अब ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे एक चैप्टर हो पा रहा है खाली। मैं बता रहा हूँ पूरी बायोलॉजी मिला है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब एक बार हम गुजर जाएंगे बायोलॉजी। आप लोग ये तब हो पाएगा जब आप पढ़ के आओगे।
मैं हर एक बच्चे से प्रॉपर होके उससे डाउट पूछूंगा खाली बस, सही है। और आप लोग ऐसा नहीं खाली बैठे बैठे आप इसमें क्वेश्चन मिला था सब नहीं पता के बाद में जरूर अब मैं पूछूंगा आपके डाउट क्या है इस चैप्टर में, सही है। आप लोगों को जहाँ जहाँ डाउट है तो वही टॉपिक इसका करेंगे। और ऐसा कोई बच्चा है जो लगभग मीडियम हो, सही ना हो जाता पढ़ने में मीडियम हो और दोनों चैप्टर पढ़ लिया आराम से करके, और फिर वो स्टार वाले जहाँ जहाँ से कठिनाई हो रही है सब लगभग सब बच्चों को कठिनाई होंगी। तो आप लोग बेटा ये काम करो, ठीक है। और अगर आप जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक मैं कितनी मेहनत कर लूँ और मैं कितना जल्दी करूँ, लेकिन आप लोगों का नहीं हो पाएगा ऐसे, सही है। क्योंकि चैप्टर बेटा आपके लगभग 30 हैं और दिन हमारे पास बहुत 20 तो वैसे हैं, वैसे देखा जाए 15-16 दिन का, ठीक है। तो कोशिश करूँ आप लोग जल्दी वरना टाइम आपको पता चलेगा कहाँ निकल गया, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग 20 दिन बेटा बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, बहुत संभाल के, ठीक है। संभाल के मतलब है कि पढ़ाई आप लोग बहुत मेहनत से करते रहो, ठीक है। 20 दिन तक का, और बेटा 20 दिन के बाद फिर आपको कितनी मेहनत करना कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो ठीक है, इस बार हम कल मिलते हैं। चलो इस बात कल बात करते हैं। चैनल लिंक से करना फिर से मारो, ठीक।